हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 252 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 253 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव उसे आपको किस तरीके से लिखना चाहिए था। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में आपने इसे कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता विश्व की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध संस्कृति एवं सभ्यता है। आज भी यह अपने परंपरागत अस्तित्व के साथ अजर अमर बनी हुई है। विश्लेषण करें। आपने लिखा है भारतीय संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन एवं समृद्ध संस्कृत है, जो लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। यह विश्व की सबसे पहली और महान संस्कृत मानी जाती है। भारत विविधताओं का देश है, परंतु इसकी इतनी विविधता में भी एकता इसे अन्य देशों व संस्कृतियों से भिन्न बनाती है। यदि हम भारतीय संस्कृत के प्रारंभ को देखें तो पाते हैं कि विभिन्न भागों में लोग यहाँ आए और अपनी संस्कृत व भारत में विद्यमान संस्कृत के साथ मिलजुल कर रहने लगे और यहाँ की परंपराओं को अपनाकर इसे अपना घर बना लिया। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सभी मानवीय व समन्वयकारी व्यवहार भ्रातृत्व के साथ रहते हुए अपने विचारों, परंपराओं एवं रीति रिवाजों को साझा करते हैं। एक दूसरे के तीज त्योहार एवं सुख दुख में सहायक होते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो हिंदू मंदिरों के आसपास मुस्लिमों तथा दर्शनाभिलाषियों की ज़रूरत का सामान बेचा जाता मुस्लिमों द्वारा दर्शनाभिलाषियों की ज़रूरत का सामान बेचा जाता है। मस्जिदों में हिंदू कारीगर व कर्मचारी काम पाते हैं, जहां कोई भेदभाव नहीं। जहां एक धर्म अपनी आस्था को प्रकट करता है, वहीं दूसरा धर्म जीविकोपार्जन द्वारा अपना भरण पोषण करता है। ऐसे हजारों उदाहरण यहां देखने को मिलते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के समय सभी धर्मों का एक साथ जुड़ना व देश में राष्ट्र हित के लिए त्याग व बलिदान करना इतिहास के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है। भारतीय संस्कृति बहुत ही रोचक एवं प्राचीन है। इतनी जातियों, उपजातियों, संप्रदायों, धर्मों, अलग अलग रहन सहन, खाना पीना, भाषा होते हुए भी इतने लंबे समय तक एक जुड़ाव एवं तारतम्यता, एक दूसरे के प्रति इज्जत सम्मान का भाव है। अतः विभिन्न वर्ग होते हुए भी सभी भारतीय अपनी भारतीय संस्कृति के प्रति अत्यधिक समर्पित हैं और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए अच्छे सभ्याचार को भी जानते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भारत के लोग समय के साथ बदलती आधुनिकता का अनुसरण अवश्य ही करते हैं, परंतु वे अपनी सांस्कृतिक परंपरा में मूल्यों से जुड़े हुए हैं। लोग योग, ध्यान एवं अध्यात्म में विश्वास रखते हैं, उसकी संस्कृत उपलब्धियों पर गर्व करते हैं। इस प्रकार भारतीय संस्कृत अपने परंपरागत अस्तित्व को उदय से अब तक अजर अमर बनाए हुए है। देखिए आपने क्या किया ना, इस उत्तर में भाषा शैली को ही बस तरजीह दे दी। भाषा शैली के माध्यम से आपने इस उत्तर को गढ़ने का प्रयत्न किया है, जबकि वास्तव में ये उत्तर आपको जो लिखना है भाषा शैली में नहीं लिखना है, बल्कि तथ्यात्मक जानकारी के साथ में लिखना है। जैसे कि आपको पहले ये बता देना है कि आखिरकार भारतीय संस्कृति व सभ्यता विश्व की अन्य सभ्यताओं से कैसे प्राचीन व समृद्ध है। तो कुछ एकाध विश्व की सभ्यताओं का आप नाम बता देंगी, चाहे वो इंका की सभ्यता दक्षिण अमेरिका की हो, मेसोपोटामियन सभ्यता आप उसका जिक्र कर सकती हैं, मिस्र की सभ्यता इसका जिक्र कर सकती हैं, और उसको बताते हुए तब आप भारतीय संस्कृति को स्पष्ट कर दें। आपका ये लगभग इतने पैरा में कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। फिर आप दूसरे पैरा से बताएं कि वास्तव में भारतीय संस्कृति के जो विचार हैं या जो उनके मूल्य हैं या जो उनमें निहित जो सिद्धांत हैं, क्या वो वास्तव में आज भी बने हुए हैं। यानी कि पहले तो आपको सिद्धांत बताना है। कौन कौन से सिद्धांत, जैसे सह अस्तित्व का सिद्धांत है, सदाचार का सिद्धांत है, सहिष्णुता का सिद्धांत है, ठीक है, कर्तव्य परायणता का सिद्धांत है, अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत है, वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत है। क्या वास्तव में ये सारे सिद्धांत आज भी हमारे समाज में विद्यमान हैं। भारतीय संस्कृति में क्या आज भी हम उतने सहिष्णु हैं, क्या आज भी हम उतने कर्तव्यपरायण हैं, क्या आज भी हमारे अंदर सदाचार उतना ही है, क्या आज भी हम वसुधैव कुटुंबकम की नीति का पालन करते हैं। इसको बताते हुए आप करंट से ऐड करके तब उत्तर लिखते हैं, है ना।
बात यह है कि आपने जो ये लिख दिया पूरा भारतीय संस्कृत का, ये ऐसे का एक तरीके से आप ब्लॉक कह सकती हो। मतलब ऐसे राइटिंग जब आप करती हैं, ऐसे राइटिंग में जब भारतीय संस्कृत के बारे में आपको बताना पड़ता है डिटेल में, तब वहाँ पे जिस तरीके के तथ्य और तर्क का इस्तेमाल किया जाता है उस चीज़ को आपने यहाँ पे बता दिया है। कहने का मतलब कि अगर आपसे भारतीय संस्कृत पे ऐसे लिखने को आ जाए तो ये दोनों के दोनों पेजेस में लिखी गई बातें बहुत ही अच्छी हैं, लेकिन अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखने को आ जाए तो ये उतनी ही कमज़ोर है। समझ रही हैं आप? उम्मीद है आप मेरी बातों को अच्छे से समझ पा रही होंगी। तो आप क्या कर सकती हैं कि आप यहाँ पे मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामियन सभ्यता, इंका की सभ्यता के साथ रिलेट करते हुए भारतीय संस्कृत के जो परंपरागत फीचर हैं वो आज कैसे बने हुए हैं उनको बताते हुए, और उनमें कैसे कई बार छिटपुट हरास देखने को मिलता है। जैसे आपने देखा होगा एक समय था 2015-16 के आसपास में भी, शायद मैं सही ही हूँ, हालांकि टाइमलाइन पर इतना ध्यान न दिया करिए। उस समय एक विवाद चल रहा था असहिष्णुता को लेकर, इनटॉलरेंस और टॉलरेंस को लेकर, धर्मनिरपेक्षता को लेकर हमेशा विवाद चलता रहता है, राष्ट्रवाद और उग्र राष्ट्रवाद को लेकर विवाद चलता रहता है, सदाचारिता को लेकर विवाद चलता है, वसुधैव कुटुंबकम की नीति का विचार चलता है। आप देखे होंगे या देखी होंगी आपने कि जब हमारे यहाँ की पूर्व डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी यूएन में बोल रही थी तो उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की नीति की बात की थी। जब नरेंद्र मोदी जी यूएन में बोल रहे थे तो हेडलाइंस बनी थी उस दिन न्यूज़पेपर्स में कि दुनिया ने युद्ध दिया लेकिन भारत ने दुनिया को बुद्ध दिया, है ना। भारत एक बुद्ध की धरती है। आपने देखा होगा कि एक स्मृति ईरानी जी का एक वीडियो वायरल हुआ था संसद में लेकर। देखिए, मैं इनको ना तो मैं इनका फॉलोअर हूँ, ठीक है, और ना ही मैं इनका अनुयायी हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब भारतीय संस्कृत की बात आती है तो एग्जाम्पल्स के तौर पर आपको ये उपयोग करना चाहिए। और यहाँ जब आप एग्जाम्पल्स उपयोग करते हैं भारत सरकार का जिक्र करते हुए, तो वास्तव में आप भक्त नहीं होते किसी के, बल्कि आप भारत सरकार के एक सेवक होते हैं। ठीक है, कि मान लीजिए मोदी जी ने यूएन में भाषण दिया, तो यूएन में भाषण मोदी जी ने बीजेपी पार्टी के लिए नहीं दिया था, उन्होंने भारत के लिए दिया था। सुषमा स्वराज जी ने बीजेपी के लिए नहीं दिया था, उन्होंने भारत के लिए दिया था। स्मृति ईरानी जी ने लोकसभा में जो बयान दिया था वो अपने लिए या राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं दिया था, वो भारत के लिए दिया था। क्या उनका बयान था? कि ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है ना, इसकी कण कण माटी, इसका कण कण सोना है ना। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये वास्तव में आपको यहाँ बतानी पड़ती हैं कि आखिरकार योग हो, कुंभ हो, ये सब आज यूनेस्को में हेरिटेज साइट्स में जा रहे हैं। तो क्यों जा रहे हैं? सांस्कृतिक विरासत में, क्योंकि ये हमारे संस्कृति की परंपरा है। जो योग हमारा पुरातन से चला आ रहा, हड़प्पा सभ्यता से चला आ रहा, वो योग आज दुनिया भर में किया जा रहा, तो यानी कि अजर अमर है। हमारे यहाँ के जो देवी देवता हैं वो दुनिया के कई भागों में हैं, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे कंबोडिया हो, चाहे जकार्ता हो, चाहे थाईलैंड हो, चाहे चाइना हो, चाहे मंगोलिया हो, चाहे जापान हो, चाहे कोरिया हो, हर जगह पे हमारे बुद्ध हैं, हर जगह पे हमारे हिंदुत्व धर्म के प्रचारक हैं, है ना। आप देखेंगी कि हमारे यहाँ के इस्कॉन टेम्पल जिनकी हम लोग चर्चा करते हैं, हरे रामा हरे कृष्णा, इनके जो संस्थापक स्वामी प्रभुपाद महाराज जी, इन्होंने क्या किया? दुनिया भर में अपनी संस्थाएं खोली। और आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस्कॉन टेम्पल जिसके प्रेरक भारतीय, लेकिन आज उस ट्रस्ट का जो मालिक है वो अमेरिकन है ना। ये सोचने वाली बात है। मतलब हमारे कृष्ण को, हमारे हरे राम को एक तरीके से अमेरिका ने अडॉप्ट कर लिया, और आज इस्कॉन टेम्पल दुनिया भर के अलग अलग प्लेसेस में ओपन करके अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो ये क्या है? ये इंडिया कल्चर की डाइवर्सिटी ही तो है, इंडियन कल्चर के प्रति इनका सम्मान तो ही है। या इंडियन कल्चर्स का, जैसे अभी आपने देखा होगा कोरोना के लॉकडाउन के फर्स्ट टाइम फेज में, तो वहाँ पे क्या था? नमस्ते, किसका ये वर्ड है? डोनाल्ड ट्रंप साहब का, नमस्ते इंडिया, ठीक है, नमस्ते मोदी। मोदी जी जब गए थे तो हाउडी मोदी वहाँ पे चल रहा था, ठीक है। तो ये क्या है? हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति का ही तो 2 गज की दूरी की बात आ रही है कि हाथ
बस लोगों से वो करो, जोड़ो दूर से, हाथों से लोगों को मस्तक झुका के विनम्र अभिवादन करो। जबकि पहले क्या होता था, हाथ मिलाना एक दूसरे से। हाथ मिलाना फॉरेन का कल्चर है, इंडियन कल्चर क्या है, हाथ जोड़ना सामने के सामने, मतलब हम झुकते हैं लोगों के सामने। तो ये कहीं ना कहीं इंडियन कल्चर की अजर और अमरता है। कोविड-19 के टाइम पीरियड पे जब पूरी दुनिया वैक्सीन से परेशान थी, गरीब देशों के पास पैसा नहीं था, तब भारत ने वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम के अंतर्गत वसुधैव कुटुंबकम के विचार को संकल्पित किया। जब दुनिया एक तरीके से परेशान थी, उनके पास मेडिकल इक्विपमेंट्स या मेडिकल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो इंडिया उनको फ्री में एड के रूप में एक्सपोर्ट कर रहा था। तो ये क्या था, एक तरीके का, ये एक तरीके का हमारा सर्वे भवन्तु सुखिनः का कॉन्सेप्ट था। वो अमेरिका जो सबसे ज़्यादा संपन्न था और हम बिल्कुल भी कमज़ोर थे उसके सामने, बट जब वो विपत्ति में आया तो हमने बिना कुछ सोचे समझे अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। ये क्या था कि जो है हमारे पास उतना देने का भाव, यानी कि समर्पण, त्याग, वो है हम में। ये चीज़ें आपको बता देनी है, तो इससे आपका उत्तर काफ़ी डाइवर्स हो जाएगा और काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। इसमें बस मेन इंपॉर्टेंट ये होता है ना कि आपको इंडियन कल्चर की जो परंपरागत विरासत है या इंडियन कल्चर को जो अजर अमर बनाने वाले फीचर हैं वो पता होना चाहिए। अब वो अगर आपका पता हो गया, जैसे आपने लिखा है, ऐसा नहीं है कि आपने नहीं लिखा है, लेकिन उसको क्रम वाइज में लिखना है और उसको उत्तर और प्रश्न के फॉर्म में लिखना है, उसको ऐसे के फॉर्म में नहीं लिखना है। आपने ये जितनी बातें बताई हैं, ऐसा नहीं है कि इनका कोई संबंध नहीं है इस उत्तर से, चाहे रीति रिवाज हो, परंपरा हो, व्यवहार हो, इनका सबका संबंध सह अस्तित्व, भ्रातृत्व, सहिष्णुता, इन सब से लगाया जाता है। लेकिन प्रश्न है कि आपको इसमें डिफाइन करने के लिए नहीं कह रहा, ठीक है। अब जब आपने ये सारी चीज़ें बता दी, तब दूसरा परिप्रेक्ष्य आपको देखना है कि क्या वास्तव में आज हम सहिष्णु हैं पूरी तरह से। हम देखते हैं कि आज भी मॉब लिंचिंग के नाम से एक कम्युनिटी पर विशेष तौर पर प्रहार किया जाता है। हम देखते हैं कि आज भी उग्र राष्ट्रवाद के नाम से किसी एक धर्म का प्रचार किया जाता है। हम देखते हैं कि आज भी हमारे यहाँ लालच में आकर कई सारे व्यापारी वर्ग लोगों के हितों को त्याग दे रहे हैं। आज भी हम देखते हैं कि कई बार हमारी फॉरेन पॉलिसी में एक तरीके से डिप्लोमेसी के माध्यम से भी हम अपने संबंधों को मधुर नहीं बना पा रहे, जबकि बुद्ध की धरती की बात जब आती है तो हमारे संबंध मधुर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि इंडिया मधुर नहीं बनाना चाहता, सामने वाला भी नहीं बनाना चाहता। जैसे चाइना को आप ले सकते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है। आप इन चीज़ों को बताएंगे और फिर बताते हुए आप बता सकते हैं कि सरकार आगे क्या प्रोग्राम करने जा रही है, या सरकार आगे इनिशिएटिव किया है बुद्धा सर्किट के रूप में, कैसे इंडिया के कल्चर को और डाइवर्सिटी कर रही है, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत कैसे लोगों में फिर से संस्कृति और सभ्यता की ओर उन्मुख कर रही है, और किस तरीके से भारत की पुनर्खोज की ओर लौटो की फिर से बातें शुरू हो गई हैं। और आप देखेंगे कि हमारा जो फॉरेन मिनिस्ट्री का पोर्टल है नो योर इंडिया, उसमें इंडियन कल्चर की डाइवर्सिटी, इसके हेरिटेज सेक्टर्स, सबको काफ़ी अच्छे से डिफाइन किया गया है। आप कभी यूट्यूब पर गूगल पर सर्च कीजिएगा नो योर पोर्टल, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे से बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को आज भी अमर बनाए हुए हैं। और आप जाते जाते यहाँ पे लाइन लिख सकती हैं कि वास्तव में ये जो धरती है वो सस्य श्यामलम की धरती है, जहाँ पे सुजलम सुफलम तो होता ही है, बल्कि मलयज शीतलम भी होता है। मतलब राष्ट्रगान को भी, वंदे मातरम को भी, आप हमारे यहाँ का जो विजय विश्व तिरंगा प्यारा है उसको भी, संस्कृत के श्लोकों को भी, इनको भी आप एक दूसरे से सिंक्रोनाइज करके उत्तर लिख सकती हैं। आप आइडिया ऑफ इंडिया के कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे से डिफाइन कर सकती हैं। नारियों के सम्मान की आप बात कर सकती हैं, लेकिन नारियों के साथ हो रहे अत्याचार की भी आप बात कर सकती हैं, क्योंकि नारी, भारतीय संस्कृति में नारी को हमेशा देवी का दर्जा प्राप्त हुआ है। आपने देखा होगा कि प्राचीन समय में जब आप लोग छोटे होंगे तब कहीं ये नहीं आता था कि ये लड़की फलाना मिश्रा है, पंडित है, ब्राह्मण है, ठाकुर है, क्षत्रिय है, वैश्य है, ये नहीं आता था। कहीं कोई नाम नहीं लिखा होता था, कोई जाति नहीं लिखी होती थी।
जैसे माता पिता आपके होंगे तो देखना उनके आगे पीछे कहीं जाति नहीं होगी, खासतौर पर माँ के सीधे नाम होगा और लिखा होगा देवी, फिर नाम होगा फिर लिखा होगा देवी, हमेशा नॉर्मल सभी का यही होता था। तो ये जो चीज़ थी ये वास्तव में हमारी संस्कृत को ही रिप्रेजेंट करती है। आपने देखा होगा कि उस जमाने में जितने नाम होते थे उन सबके नाम भारतीय संस्कृत की परंपराओं पर आधारित होते थे। खुद आपका ही नाम एक तरीके से भारतीय संस्कृत और सभ्यता से प्रेरित है। तो ये क्या था, ये वास्तव में भारतीय संस्कृत का यथावत स्वरूप ही तो था। किसी का नाम शिव पर रख दिया गया तो किसी का नाम विष्णु पे, किसी का नाम शंकर पे, तो किसी का नाम लक्ष्मी पे, किसी का नाम पार्वती पे, किसी का नाम देवकी पे, अलग अलग लोगों पे नाम रख दिया जाता था। कभी किसी का नाम आप भरत और शकुंतला के बारे में आ जाता था तो कभी कुंती के नाम पे आ जाता था। यानी कि जो हमारे रियल हीरो होते थे उन्हीं के नाम पर नाम रखा जाता था। बट आज वेस्टर्न जो इन्फ्लुएंस हुआ, ग्लोबलाइजेशन का जो इफ़ेक्ट पड़ा, उसमें जो हमारी माता होती थी वो माँ बन गई, माँ बनने के बाद मॉम बन गई, मॉम बनने के बाद मोम बन गई, फिर क्या क्या बना दिया जा रहा आजकल, है ना। डैड पहले हमारे पिताजी होते थे, ठीक है, पिताजी हम लोग बोलते थे, फिर फादर आया, फिर पॉप आया, मतलब कुछ भी, हाय पॉप, हाय मॉम, ये सब क्या है, ये वेस्टर्न कल्चर। अच्छा, जब ये बातें हम बोलने लगे तो सम्मान ही नहीं निकला, और जब सम्मान ही नहीं निकला तो अंदर से वो व्यक्तित्व ही नहीं बना कि हम अपने परिवार को एकत्व में ले आए। पहले होता था दादाजी हैं, आज क्या होता है ग्रैंड फादर, मतलब उसमें भावना ही नहीं है, ग्रैंड फादर में फीलिंग ही नहीं है, टेस्ट ही नहीं है एक तरीके का। जो टेस्ट दादाजी बोलने में है, जो टेस्ट पिताजी बोलने में है, आप कभी पिताजी बोलिए और कभी फादर बोलिए, दोनों में डिफरेंस है। तो ये हमारा कल्चर था। उस कल्चर और उस सिविलाइजेशन की जो धरोहर वो आज भी विद्यमान है। आज भी आप देखेंगे कई बार होता है कि बच्चे का नाम क्या रखें, तो होता क्या है कि एक काम करते हैं, आधा इंग्लिश वालों का रखते हैं, आधा हिंदी वालों का रखते हैं, पता ही नहीं चलता क्या नाम है उसका क्या नहीं है। हालांकि फिर भी आज भी बहुत सारे लोगों के नाम बड़े अच्छे अच्छे हैं, ठीक है, इंडियन कल्चर से रिलेट करके होते हैं। तो ऐसे आप यहाँ पे मेंशन कर सकती हैं। वेस्टर्न जो इफेक्ट हुआ हमारे यहाँ सिविलाइजेशंस का, उसको आप बता सकती हैं। कई बार तो हमने हमें सकारात्मक प्रभावित किया, लेकिन ये ग्लोबलाइजेशन और ये सोशल मीडिया की दुनिया ने हमें अब की बार नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। तो आप ऐसे बता सकती हैं। क्लियर? उम्मीद है आप समझ गई होंगी, काफ़ी सारे नए पॉइंट आपको मिल गए होंगे जो आपके ऐसे में भी उपयोगी होंगे। वास्तव में हमारा पर्पज़ यही है इस उत्तर को लिखाने का, आपका ऐसे कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मोस्टली चांस यही है कि न्यू इंडिया पे आ सकता है क्वेश्चन, इंडियन कल्चर्स पे आ सकता है क्वेश्चन, तब वहाँ पे आपकी कलम कैसे ओपन हो तो वहाँ आप ये लिख सकती हैं। चाहे धर्मनिरपेक्षता हो, ऐसे इशूज़ पे आप लिख सकती हैं। ठीक है, मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के उत्तर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।